जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पर ही आपका टैक्स काट लिया जाएगा, क्योंकि सरकार को आपके ऊपर विश्वास नहीं है। साल खत्म होने के बाद आप आईटीआर भरेंगे, उस इनकम को अपनी आईटीआर में दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बैंक में एफडी करवा रखी है और आपका एफडी का जो ब्याज है एक लिमिट से क्रॉस कर जाता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन बैंक वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी है, ड्यूटी लगा दी है कि कोई भी अमाउंट देने से पहले इस व्यक्ति का इतने % टैक्स काट लिया जाए। तो टीडीएस तो आपको पता लगा क्या होता है। इसी तरह से टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, थोड़ा एक्स्ट्रा ले लिया जाता है। मान के चलिए, अगर आपने कोई व्हीकल खरीदना है 10 लाख से ऊपर का, तो उस व्हीकल वाले को, उस डीलर को गवर्नमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि 1% इस व्यक्ति से ज्यादा ले लेना है। मान लीजिए आप 15 लाख रुपए की गाड़ी खरीदते हो, तो 15,000 रुपए आपसे एक्स्ट्रा ले लिया जाएगा, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना चली जाए कि आपने इतने रुपए का खर्चा किया है या आपने इतने रुपए की इनकम की है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अभी बजट आया था 2025 वाला 1 फरवरी को। इसके अंदर काफी सारे टीडीएस के रेट्स, काफी सारी टीडीएस की लिमिट है, वो चेंज हो गई थी। हालांकि टीडीएस की लिमिट्स और रेट्स बहुत ज्यादा सेक्शन होते हैं, लेकिन जो आपके काम के आने वाले हैं, जो रेलेवेंट और जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए फाइनेंशियल ईयर 25-26, असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए जितने भी टीडीएस के रूल्स हैं, जो लिमिट है, जो परसेंटेज है, वो हम जान लेते हैं। तो दोस्तों, हम बात करने वाले थे टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और उसके रेट्स की कितनी लिमिट के बाद में आपका टीडीएस कटने वाला है, कितने % पर कटने वाला है और किस चीज़ पर कटने वाला है। बजट के बाद में जो बजट 2025 1 फरवरी को आया था, जो निर्मला सीतारमण जी ने अपना 8वां बजट पेश किया था, इसके अंदर टीडीएस के अंदर काफ़ी ड्रास्टिकली चेंज हुए हैं। तो टीडीएस का रेट हम जानने से पहले ये जान लेते हैं कि टीडीएस या टीसीएस क्यों होता है। टीडीएस के सेक्शंस और लिमिट की बात करेंगे। टीडीएस का सर्टिफिकेट क्या होता है, क्या आपका टीडीएस कट चुका है तो उसको वापस रिफंड आप अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं या नहीं। और दोस्तों, टीडीएस कटने से आप कैसे बच सकते हैं। फॉर्म 26A क्या होता है, AIS और TIS क्या होता है। तो हम बात करते हैं टीडीएस की, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये टैक्स की चोरी को रोकने के लिए दोस्तों बहुत ही बढ़िया तरीका गवर्नमेंट ने बनाया है। गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाती है ऐसे व्यक्ति की, ऐसे पेयर की जो आपको पेमेंट कर रहा है, तो आपको डिडक्शन करके ही पेमेंट देनी पड़ेगी। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अगर आपने 10 लाख रुपए की एफडी कराई है और 10% के हिसाब से अगर आपका 1 लाख रुपए का एफडी का ब्याज आता है, तो सरकार कहती है इसका 10% काट करके इसको 90,000 रुपए ही दो, बाकी के 10,000 रुपए हमें जमा करवा दो इस व्यक्ति के ही पैन कार्ड में, जो कि आपके ऑनलाइन 26AS में शो कर जाएंगे। गवर्नमेंट चाहती है कि वो ट्रैक करे आपकी जितनी भी आपने इनकम की है और जितने भी आपके खर्चे किए हैं। तो खर्चे में कैसे टीडीएस कटता है, खर्चे में टीडीएस नहीं, आपका टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स होता है। यह भी इनकम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दी है, जो व्यक्ति पेमेंट ले रहा है वो एक्स्ट्रा से कलेक्ट करेगा। टीसीएस यानी कि टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, एक सर्टेन % पर। तो टीडीएस के रेट्स की बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को टीडीएस बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को टीसीएस बोलते हैं। 1/4/2025 से हमारा जो साल स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा दोस्तों 25-26, जिसको कि फाइनेंशियल ईयर बोलेंगे। असेसमेंट ईयर हो जाता है ये 26-27। और फॉर्म 26AS एक ऐसा फॉर्म है, मान लीजिए आपका 5 जनों ने टीडीएस काटा है, तो सभी के सभी का, ये 5 जने तो अलग अलग डिटेल देंगे, लेकिन इन सभी की समरी आपको फॉर्म 26AS में शो हो जाएगी। और जब भी आपका सैलरी के अंदर टीडीएस काटा जाएगा, तो 87A की रिबेट, काफ़ी तरह की डिडक्शन एग्जम्पशंस की रिबेट देने के बाद ही आपका टीडीएस काटा जाएगा। टैक्स स्लैब या टैक्स रेट की भी बात कर लेना बहुत जरूरी है। 2 तरह के टैक्स रिजीम हैं, ओल्ड और न्यू। ओल्ड की बात करें, 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% है, 5 लाख से 10 लाख पर 20 है, और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना पड़ेगा अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है। 60 साल से ज़्यादा है लेकिन 80 साल के बीच है, तो ये 2.5 की जगह 3 हो जाएगा। और 80 साल से ज़्यादा अगर आपकी उम्र हो जाती है, तो ये 5 लाख रुपए हो जाने वाला है। इस लिमिट को दोस्तों बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बोलते हैं। इस लिमिट से आपकी इनकम ज़्यादा होने के बाद आपको आईटीआर भरनी जरूरी हो जाती है। और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम की बात करें, तो यहाँ पे ड्रास्टिकली चेंज आया था। 0 से लेकर के 4 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 4 लाख से 8 लाख पर 5%, 8 से 12 पर 10, 12 से 16 पर 15, 16 से 20 पर 20, 20 से 24 पर 25, 24 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। लेकिन सर, हमने तो सुना है कि 12 लाख रुपए तक इनकम हमारी टैक्स फ्री हो जाएगी। तो 4 लाख से 8 लाख पर बनने वाला टैक्स होता है 20,000 रुपये,
8 लाख से 12 लाख पर टैक्स बनेगा आपका 40,000 रुपये, तो ये हो जाएगा 60,000 रुपये। जिस व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए तक है, इनकम टैक्स का सेक्शन 87A कहता है आपको हम रिबेट दे देंगे 60,000 रुपये की, कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर इनकम 12 लाख से ऊपर चली जाती है तो आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स देना पड़ जाएगा। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला TDS का सेक्शन 192 192। अगर आपको दोस्तों सैलरी आ रही है, चाहे आप कहीं पर भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, चाहे प्राइवेट जॉब करते हैं, या आपको पेंशन आ रही है और आपकी जो इनकम है दोस्तों ये टैक्सेबल लिमिट से क्रॉस कर जाती है। अभी के लिए मैं बताऊं 7,75,000 को क्रॉस कर जाती है और अगले साल 12,75,000 रुपये की सैलरी या पेंशन क्रॉस कर जाएगी, तब आपका TDS काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा? स्लैब रेट के हिसाब से, जो मैंने बताया था 4 से 8, 8 से 12, 8 से 16, जैसे आपकी इनकम है उसी हिसाब से आपका TDS काटा जाने वाला है। सेक्शन 192A ये बोलता है दोस्तों TDS आपका कटेगा प्री मैच्योर विड्रॉल फ्रॉम EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। कर्मचारी जब आपका PF काटते हैं और 50,000 रुपये से ज़्यादा आप उसके अंदर पहले ही पैसा निकाल लेते हैं 5 साल से पहले, तो 10% का TDS काटा जाएगा। और आपको पता होगा ये आपको EPF का अमाउंट अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखाना पड़ेगा, उसके ऊपर भी टैक्स देना आपको पड़ सकता है। सेक्शन 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, दोस्तों इसके ऊपर भी चेंज आया है। अब आपका 10% TDS काटा जाएगा अगर 10,000 रुपये से ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको सिक्योरिटीज़ के ऊपर मिलता है। तो सेक्शन 194 अगर आपने शेयर मार्केट के अंदर या कहीं पर भी पैसा इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों जब भी आप शेयर रखते हैं तो उस कंपनी की मर्जी है कि आपको डिविडेंड दे या ना दे, लेकिन एक कंपनी अगर आपको 10,000 से ज़्यादा का डिविडेंड दे देती है तो 10% TDS काटा जाएगा। हालांकि चाहे 10 रुपये का डिविडेंड आए वो भी आपका AIS और TAS में शो हो जाता है, तो ITR भरने से पहले आप अपने डिविडेंड को ITR में जरूर दिखाएं। सेक्शन 194A बहुत ज़्यादा यूज होने वाला सेक्शन है दोस्तों, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़। जो सेक्शन 193 वाला सिक्योरिटीज़ की बात की थी, उसके अलावा जहां पर इंटरेस्ट हमें बैंक दे रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी दे रही है या पोस्ट ऑफिस दे रहा है, और FD का स्पेशली हम यहां पे बात करेंगे। वैसे तो यहां पे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम RD वगैरह का काफ़ी सारा ब्याज आ जाता है। तो दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 60 साल से कम है उसका 10% TDS काट लिया जाएगा अगर उसको 50,000 से ज़्यादा का एक साल के अंदर एक बैंक में एक पैन कार्ड में ब्याज मिलता है। पहले ये लिमिट 40,000 होती थी, लेकिन बजट में 1/4/2025 से इसको 50,000 रुपये कर दिया गया है। और वहीं पर अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आप क्या हो जाएंगे? सीनियर सिटीजन हो जाएंगे। TDS तो आपका भी 10% कटेगा, लेकिन अब आपको पहले 50,000 रुपये के बाद TDS कटता था, अब इन्होंने 1 लाख रुपये लिमिट कर दी है अगर आपका FD वगैरह से ब्याज आता है तो। इसके अलावा दोस्तों 194A का एक और पार्ट है, आपको इंटरेस्ट मिला है अदर देन सिक्योरिटीज़ के भी अलावा, और इसके अलावा जो बैंक की FD थी उसके अलावा भी 10,000 से ज़्यादा, ये पहले 5,000 होता था। इस जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है, उसको आपने पैसा दिया, तो जब भी वो आपका TDS काटेगा आपको ब्याज देगा 10,000 से ज़्यादा का, तो 10% TDS काट कर ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। सेक्शन 194B इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग कार्ड गेम्स, आपको पता होगा ड्रीम 11 वगैरह इस तरह की कोई भी इनकम आती है 10,000 से ज़्यादा की, 30% TDS आपका काट लिया जाएगा। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग, यहाँ पर भी दोस्तों इसी तरह का मिलता जुलता एक सेक्शन है 194BA, यहाँ पर भी 10,000 से ज़्यादा की अगर आपको इनकम आती है तो 10% TDS काट कर ही आपको ये पेमेंट मिलने वाली है। 194BB, यहाँ पर भी दोस्तों आपको 10% का TDS काटा जाएगा। जहाँ पर भी आपका TDS कटता है आप कोशिश करें आप अपना पैन कार्ड जरूर दे दें। अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो आप ऐसे मत समझें कि आपका TDS कटने से बच जाएगा। TDS तो आपका कटेगा ही कटेगा, लेकिन वो हायर रेट से 20% से, और नॉन पैन में कटेगा तो उस कटे हुए TDS को आप रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। 194C कॉन्ट्रैक्ट पर, दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर अपनी जॉब करते हैं और उनको वो सोचते हैं कि हमें तो सैलरी के ऊपर TDS कटा है, लेकिन उनका 192 में ना कट करके 194C में TDS कटता है। तो अगर आप भी कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, इंडिविजुअली HUF हैं, तो आपका 1% TDS कटेगा। और इसके अलावा है अगर आप फर्म हैं, LLP हैं, पब्लिक लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आपका 2% TDS कटेगा। ये दोस्तों एक अमाउंट तो 30,000 से ज़्यादा की है, लेकिन 25,000 रुपये दे रहा है आपको, तो पूरे साल में 1 लाख से ऊपर जाने के बाद आपका ये TDS सेक्शन 194C में काटा जाएगा। सेक्शन 194D, अगर आप इंश्योरेंस कमीशन हैं, अगर आप LIC के एजेंट हैं, दोस्तों अगर आप SBI के एजेंट हैं, लोगों का बीमा करते हैं, बीमा आपके द्वार, तो आप अगर एक डोमेस्टिक कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, तो 10% TDS कटेगा। और अगर आप एक पर्सन है
तो आपका 5% टीडीएस कटने वाला है। पहले ये लिमिट होती थी 15,000 रुपये, अब इसको बढ़ा करके कर दिया है 20,000 रुपये। तो आप भी अगर इंश्योरेंस का कमीशन प्राप्त करते हैं तो आप अपना 26A ASTS जरूर चेक करें और सारी के सारी इनकम को ITR में दिखाना सुनिश्चित करें। 194DA इनकम फ्रॉम द इंश्योरेंस पे आउट। पे आउट क्या होता है? जब आपने इंश्योरेंस के आपका टर्म पूरा हो गया, आपकी मैच्योरिटी होने वाली है, वाइल पेमेंट ऑफ एनी सम इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो दोस्तों 1 लाख से ज़्यादा का कोई भी पैसा आपको लाइफ इंश्योरेंस की मैच्योरिटी पर मिलेगा तो वो आपको 2% टीडीएस काट कर ही देने वाले हैं। फिर आपको देखना पड़ेगा कि सेक्शन 1010D में ये आपका एग्जम्प्ट है या टैक्सेबल है, और इसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ सकता है। सेक्शन 194E दोस्तों, अगर एक पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन को, बाहर से कोई भी खिलाड़ी ऐसा आया जो इंडिया का नहीं है या स्पोर्ट्स एसोसिएशन आई, तो उनका 20% टीडीएस काट कर ही उनको पेमेंट देनी पड़ेगी। उनको अपना पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे बनवाना पड़ेगा, उनको अपनी ITR भी भरनी पड़ेगी। 194EE पेमेंट ऑफ अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ ए पर्सन अंडर NSS यानी कि नेशनल सेविंग स्कीम। 2500 से ज़्यादा का ब्याज आता है तो 10% का टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। सेक्शन 194G दोस्तों, बात करते हैं पंजाब स्टेट लॉटरी की। यहाँ पे और भी बहुत तरह के स्टेट्स हैं जो पेमेंट करते हैं कमीशन की। जो इनकी लॉटरी बेचता है उसको अगर 20,000 से ज़्यादा का कमीशन मिलता है, यह पहले 15,000 था तो उसका 2% टीडीएस काट लिया जाएगा। ये पहले 5% था। तो 194G के अंदर अगर आपको लॉटरी बेचने का कमीशन मिलता है तो उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। सेक्शन 194H ब्रोकरेज कमीशन दलाली अगर आपको मिलती है 20,000 रुपए से ज्यादा की 1 साल के अंदर तो 2% टीडीएस आपका काट लिया जाएगा। इसके बाद में सेक्शन 194I दोस्तों, आपके पास कोई मकान दुकान है और उसको आपने रेंट पर दे रखा है, तो सामने वाला व्यक्ति अगर 50,000 रुपए तक भी आपको किराया देता है तो कोई टीडीएस नहीं काटेगा। पहले ये 20,000 रुपए होती थी, मतलब 2,40,000 होती थी, इसको बढ़ा करके 6 लाख रुपए कर दिया है। तो 10% टीडीएस आपका काट कर ही आपको किराया मिलने वाला है। तो लेकिन दोस्तों, अभी जो 6 लाख रुपए का मैंने पिछले वाला ये लिमिट बताई, ये उस व्यक्ति की बताई है जो टैक्स ऑडिट में आता है। नॉर्मल आप और मैं इस सेक्शन के अंदर फॉल नहीं करते हैं, हम टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन 194IA, मान लीजिए एक बैंक का मैनेजर है और वो एक अच्छी जगह में रह रहा है और वो 60,000 रुपए किराया दे रहा है, तो उसको भी टीडीएस काटना पड़ जाएगा। पेमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ सर्टेन इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन यहां पर मैं आपको बताने वाला था सेक्शन 194IA, अगर आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, प्रॉपर्टी परचेज की है और उसकी पेमेंट आप करने वाले हो, आपने कोई भी मकान खरीदा, दुकान खरीदी, किसी भी तरह की एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके जमीन खरीदी, तो 50 लाख से ज़्यादा की खरीदी तो 1% टीडीएस उसका काटना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 60 लाख रुपए का कोई मकान खरीदना है तो उस व्यक्ति का 60,000 रुपये टीडीएस काट करके उसको 59,40,000 रुपये ही देंगे, ताकि उसको इनकम टैक्स में अपने आप को दिखाना पड़े। हालांकि 30 लाख से ऊपर की कोई भी रजिस्ट्री होती है उसको तो आपको वैसे ही अपनी ITR में दिखाना पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको 50 लाख से ऊपर की अमाउंट पर टीडीएस काटना पड़ेगा। सेक्शन 194IB के बारे में हम बात कर रहे थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी टैक्स ऑडिट हो रही है वो तो आपको 50,000 रुपये के बाद में टीडीएस काटेगा। लेकिन मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अगर आप एक बैंक मैनेजर हैं और आप 60,000 रुपये पर महीने के हिसाब से किसी को किराया दे रहे हैं, एक अच्छे मकान फ्लैट बंगले में रह रहे हैं, तो आप जब भी उसको किराया देंगे तो आप भी उसका 2% टीडीएस काट के देंगे। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का किराया उसको पर मंथ का देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं दोस्तों जो 6 लाख रुपए का किराया 1 साल में देते हैं, तो उनको सेक्शन 194IB का ध्यान रखना पड़ेगा। सेक्शन 194G दोस्तों, अगर आप एक CA हैं, अगर आप एक डॉक्टर हैं, अगर आप एक लॉयर हैं, अगर आप एक आर्किटेक्चर हैं, किसी भी तरह की प्रोफेशनल सर्विस, अगर आप एक टीचर हैं, तो भी बहुत सारे लोग इस अंदर फॉल करते हैं। अगर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का, पहले ये 30,000 रुपये होता था, आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है तो 10% का टीडीएस आपका काट कर ही आपको पेमेंट मिलने वाली है। सेक्शन 194K ये है पेमेंट ऑफ एनी इनकम फॉर यूनिट ऑफ ए म्यूचुअल फंड, फॉर एग्जांपल डिविडेंड। अगर आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट के ऊपर कोई भी अमाउंट मिलती है, पेमेंट मिलती है, तो कोई लिमिट नहीं है दोस्तों, आपका 10% टीडीएस यहाँ पे काट लिया जाएगा। सेक्शन 194LA पेमेंट मिली है आपको, कंपनसेशन मिला है, एक्वायर की थी इमूवेबल प्रॉपर्टी। दोस्तों, एक हाईवे बन रहा था, यहाँ पे आपकी ज़मीन आ गई तो सरकार ने आपको वहाँ पे अधिग्रहण कर लिया। पहले ये 2.5 लाख था, 5 लाख से ज़्यादा की पेमेंट अगर आपको मिली है तो 10% टीडीएस आपको काट कर ही पेमेंट मिलने वाली है। इसके अलावा 194LB बहुत तरह के सेक्शन L के अंदर आते हैं दोस्तों जो आपके काम के नहीं हैं। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड टू नॉन रेजिडेंट, तो 5% टीडीएस यहाँ पे काटा जाएगा। सेक्शन 194M सर्टेन पेमेंट बाय इंडिविजुअल HUF नॉट लाइबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194C में, H में, J में जो टीडीएस नहीं काट रहा है, तो 50 लाख से ऊपर पेमेंट अगर होती
होती है दोस्तों, तो 2% का टीडीएस उनको भी काटना पड़ेगा। सेक्शन 194(n) गवर्नमेंट कहती है कोई भी लेन देन आपको कैश में नहीं करना है। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो आज ही हमने बनाई थी रिसेंट के अंदर ही, जिस पे आपने काफ़ी प्यार दिया है। अगर आप कैश निकालते हो अपने ही बैंक अकाउंट से तो आपको टीडीएस कटवाना पड़ेगा। पिछले 3 साल की आईटीआर अगर आपने नहीं भरी है और 20 लाख से ज़्यादा का नगद निकालते हो तो 20 लाख से ऊपर वाली अमाउंट पर 2% टीडीएस कट जाएगा। वहीं पर 1 करोड़ से ऊपर पेमेंट निकालते हो तो 1 करोड़ से ऊपर वाली अमाउंट पर दोस्तों 5% टीडीएस कट जाएगा। तो मैं फिर से आपको कहना चाहता हूँ, कहीं पर भी अगर आप ऐसा लेन देन करते हैं कैश में और में, तो अपना पैन कार्ड देना सुनिश्चित करें ताकि इन फ्यूचर में आपको टीडीएस से जो दिक्कत ना आए, आपका टीडीएस कटा हुआ आप अपना वापस ले सकें। 194(n) फिर से, अगर आपने पिछले 3 साल की आईटीआर भरी है तो आपके लिए 20 लाख की लिमिट नहीं है, आपके लिए 1 करोड़ रुपए तक कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा और वो कटेगा 1 करोड़ के बाद वाली अमाउंट पर सिर्फ और सिर्फ 2% टीडीएस काटा जाएगा। 194(o) पेमेंट फॉर द सेल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विस बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो इसके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटी के माध्यम से अगर कोई सेल या सर्विस देते हैं 5 लाख से ज़्यादा, पहले यहाँ पे 1% टीडीएस कटता था, अब 10 पैसे हो गया है दोस्तों, 0.010 हो गया है, तो 10.10 का यहाँ पे टीडीएस आपका कटने वाला है। 194(p) ऐसा सीनियर सिटीजन जिसको आईटीआर भरने की जरूरत ही नहीं है, वो होता है स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। जो 75 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है उसका स्लैब रेट के हिसाब से सेक्शन 194(p) में टीडीएस कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस है, सिर्फ एक ही बैंक अकाउंट होना चाहिए और सिर्फ 2 ही तरह की इनकम होनी चाहिए, मतलब पेंशन की इनकम या उसके इंटरेस्ट की इनकम, एफडी का, आरडी का, सेविंग का ब्याज आ रहा है, एक ही बैंक में आ रहा है और उम्र 75 साल से ज़्यादा है, तो आप बैंक में जाकर के एक रिक्वेस्ट देंगे तो आपका वो टीडीएस काट लेंगे, आपको आईटीआर भरने की जरूरत नहीं आने वाली है। सेक्शन 194(q) बड़े बड़े दुकानदार दोस्तों, अगर आप किसी भी तरह का माल खरीदते हो, स्पेशली ये कब होता है जब आप एक होलसेलर हो या किसी एक ही बड़ी कंपनी से, एजेंसी से आपको बार बार माल खरीदना पड़ता है, 50 लाख से ज़्यादा का अगर आप माल उससे खरीद लेते हैं तो 0.10 मतलब 10 पैसे का टीडीएस आपको उनका काटना पड़ेगा। 194(r) परक्यूजिट मिलता है दोस्तों, कोई भी ऐसा आइटम गिफ्ट के अंदर आपको मिलता है, आप अपने बिजनेस के लिए या प्रोफेशन के लिए, जैसे कि बहुत सारे एमआर होते हैं वो डॉक्टर को काफ़ी सारी चीज़ें दे करके जाते हैं, तो यहाँ पर भी अगर 20,000 से ज़्यादा का कोई आइटम उनको मिलता है तो 10% का टीडीएस उनका काट लिया जाएगा। सेक्शन 194(s) दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का जमाना है, ऑनलाइन जमाना है। अगर आप ट्रांसफर करते हो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, ट्रांसफर का मतलब है अगर आप सेल करते हो तो सामने वाला व्यक्ति आपका 1% टीडीएस काटेगा 50,000 से ज़्यादा का, अगर वो स्पेसिफाइड है, इंडिविजुअल या एचयूएफ है और उसकी बिजनेस की इनकम नहीं आती है। अगर सामने वाला व्यक्ति स्पेसिफाइड है तो दोस्तों 10,000 के बाद ही आपका टीडीएस काट लिया जाएगा। मान के चलिए आपने किसी को 1 लाख रुपए के बिटकॉइन बेचे तो आपका 1,000 रुपये जो 1% होता है काट करके आपको 99,000 रुपये ही पेमेंट करने वाला है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है। सेक्शन 194(s) के अंदर बिटकॉइन में भी आपका टीडीएस कट सकता है। सेक्शन 195 एनआरआई, 195 के भी बहुत तरह के सब पार्ट है दोस्तों। नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडियन जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो कोई लिमिट नहीं है, 20% का टीडीएस कटता है। इसके अलावा भी बिना लिमिट के काफी सारी अमाउंट और एनआरआई की कटती है। तो अब टीडीएस सर्टिफिकेट की बात करते हैं। जिस व्यक्ति ने आपका टीडीएस काटा है वो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करके देगा। दोस्तों अगर आपका सैलरी पर टीडीएस कटा है तो फॉर्म नंबर 16 साल में एक बार आपको मिलने वाला है जो एनुअली बोलते हैं। इसके अलावा एफडी पर कट गया या कहीं पर भी कट गया तो फॉर्म 16A, 16B, 16C हो सकता है। जो अदर देन सैलरी होता है वो क्वार्टरली होता है, क्योंकि 3 महीने बाद ही इनको टीडीएस काट करके जमा करवाना होता है और फॉर्म जनरेट करना होता है। इस सर्टिफिकेट पे आपका कितनी अमाउंट आपको मिली है, कितना टीडीएस आपका कटा है, बहुत तरह की डिटेल्स आपको इसके अंदर शो हो जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए, अगर आपको सैलरी की इनकम आती है तो आप अपने एम्प्लॉयर को बताएं मुझे 80C की डिडक्शन वगैरह लेनी है, ये सिर्फ ओल्ड टैक्स रिजीम में जाने वाली है, तो आपका टीडीएस वो नहीं काटेंगे। अगर आपकी इनकम उस लिमिट से, टैक्सेबल लिमिट से कम आ जाती है तो। अगर एक नॉन सैलरीड हो, मैंने आपको बताया बैंक में आपकी एफडी करा ली, 1 लाख से ज़्यादा का ब्याज आता है सीनियर सिटीजन को, लेकिन और कोई इनकम नहीं है तो वो क्या करेंगे, फॉर्म 15G दे देंगे अगर 60 साल से कम उम्र है, फॉर्म 15H दे देंगे अगर 60 साल से ज़्यादा है। ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरा टीडीएस ना काटा जाए। मान लीजिए आपको डिविडेंड आ रहा है किसी कंपनी से, तो उस कंपनी को भी दोस्तों आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरा ना काटा जाए टीडीएस। बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो भी कंपनी होती है, लेकिन आपकी इनकम ओल्ड में 2.5, 3 या 5 से कम होनी चाहिए और न्यू के अंदर 4 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप ये फॉर्म दे सकते हैं। अदरवाइज आपको आईटीआर भरनी पड़ सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आपकी बैंक में एफडी करवा रखी है तो आप एफडी इतने रुपए की रखिए ताकि आपका जो ब्याज
है नॉर्मल व्यक्ति के लिए 50,000, सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख रुपए से कम हो, अलग अलग बैंक में करेंगे, मान लीजिए 10 लाख से कम की एफडी अलग अलग बैंक में कराते हो, तो ना तो आपको नोटिस आने वाला है, ना आपका टीडीएस कटने वाला है, और DICGC में आपका जो टीडीएस का अमाउंट है वो भी सेफ रह जाएगा। जो बैंक डूब जाता है तो वो भी पैसा आपका सेफ रहने वाला है। अब बात करते हैं, जाने अनजाने में गलती से आपका टीडीएस कट गया है तो क्या आप इस टीडीएस को वापस ले सकते हैं, रिफंड ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आपको आईटीआर भी भरने की जरूरत नहीं है, लेकिन टीडीएस वापस लेने के लिए आईटीआर भरनी पड़ेगी। 2.5, 3, 5 तो ओल्ड में है और न्यू में 4 लाख है, लेकिन छूट लेने के बाद 5 लाख तक इनकम आ जाती है ओल्ड रिजाइम में, 12 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है न्यू रिजाइम में, और आप फॉर्म 15GH देना भूल गए थे तो आप क्या करें, आप अपनी आईटीआर भरें। आईटीआर भरने के बाद जो आप अपना बैंक अकाउंट देंगे उसके अंदर आपका टीडीएस वापस आ जाने वाला है। तो इस तरह से आपको साल खत्म होने का वेट करना है। मान लीजिए आपका अप्रैल 2024 में टीडीएस कट गया था तो आपको मार्च 2025 तक का वेट करना है, उसके बाद आपकी आईटीआर स्टार्ट होगी। आईटीआर भर देंगे तो आपका कटा हुआ टीडीएस वापस रिफंड आ जाने वाला है। फॉर्म 26A मैंने आपको बता दिया, सारे ही टीडीएस, किसी ने आपका टीडीएस कहाँ टीडीएस काटा, टीसीएस कलेक्ट किया, आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा, एडवांस टैक्स भरा, या आप इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है, टीडीएस या टीसीएस अपना कैसे चेक करें। एआईएस और टीएस के अंदर अगर आपका टीडीएस नहीं कटा फिर भी आपका यहाँ पे ऑनलाइन काफ़ी सारा डेटा शो हो जाता है, क्वार्टरली अपडेट ये फॉर्म होता रहता है, तो एक बार आप साल के अंदर इसको देखना जरूर सुनिश्चित करें। एएसटीएस में मैंने आपको बता दिया, टीडीएस नहीं कटा, आपका जितना भी डेटा यहाँ पे आया था वो सारा का सारा शो हो जाने वाला है। सजेशन में आपको क्या देना चाहूँगा, आप जो भी ट्रांजैक्शंस करें उसका रिकॉर्ड रखें। एआईएस, टीआईएस और 26S को कम से कम साल में एक बार तो जरूर चेक करें। ये दोस्तों आप मई के बाद में जून और जुलाई में चेक करेंगे तो यहाँ पे अपडेटेड डाटा आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आईटीआर भरें। अननेसेसरी ट्रांजेक्शन्स आप मत करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्हें टीडीएस के नए रूल वगैरह नहीं पता थे। तो कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।